हमारा चैप्टर जो है आज वो है प्लांट किंगडम। मैंने आपसे कहा था चैप्टर सेकंड के अंदर हमें पढ़ाया गया था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें 5 ग्रुप में बांटा गया था। एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। 3 हमने उस चैप्टर में पढ़ लिए थे। फिर हम जो 2 हमारे रह गए थे, प्लांटे और एनिमेलिया, मैंने कहा था ये पढ़ेंगे लेकिन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले नाम से पढ़ेंगे। सो ये जो प्लांट किंगडम है, कहने को चैप्टर 3 है, कायदे से चल सेकंड ही रहा है। वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का चौथा किंगडम। अब प्लांट्स की बात करें तो देखो इनके नंबर जो है 2 से लेके 3 लाख के बीच में इनकी वैरायटी पाई जाती है। मतलब इस अर्थ पे अगर आप देखोगे तो इनकी वैरायटी 2 से लेके 3 लाख के बीच के आसपास आती है। इतने सारे प्लांट्स स्टडी करना कितना मुश्किल है इनको। भाई सोचो मैं सिंगल स्टडी करने बैठूंगा, उम्र निकल जाएगी। एक वैद्य भी जो होता है ना, उसको भी पूरी दुनिया के सारे प्लांट्स के बारे में ज्ञान नहीं होता। जो इम्पॉर्टेंट है उसको सिर्फ वो वाला ज्ञान होता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें तो सारे प्लांट्स का ज्ञान चाहिए। तो अगर हमें सारे प्लांट्स का ज्ञान चाहिए तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या, क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। हमें किसी क्या करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन। एंड फॉर क्लासिफिकेशन वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यूँ तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रंथ बने पड़े इनके ऊपर, तो कितने क्लास में पढ़ते जाओ उम्र निकल जाएगी। हमें एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम बता रखे, जिसमें से हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका एक नाम और है, लक्ष्य क्या नाम है इसके दूसरा, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम इसका दूसरा नाम है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, पहली बात ये है किस चीज़ के ऊपर, देखो ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पहली बात, इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लीनियस एंड एरिस्टोटल। 2 नाम है आपके एनसीईआरटी में, एरिस्टोटल लिखा होगा, पता नहीं है लीनियस लिखा होगा, ठीक है। वैसे चांसेस हैं एरिस्टोटल भी हो सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक सिस्टम नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल सिस्टम आते थे। तो कुछ सिस्टम दिए थे एरिस्टोटल ने, कुछ दिए थे लीनियस, इसलिए दोनों का ही नाम वैसे आना चाहिए। अब आपके एनसीईआरटी शायद लीनियस है, इसमें से किसी एक का नाम लिखा होगा करेंटली। तो अब सोचो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ few morphological characters। समझो भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। याद है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं उसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बुलाया जाता है। मतलब आप ये समझिए एक प्लांट है, एक प्लांट्स के स्टेम का कलर क्या है ये हम बाहर से बता सकते हैं। प्लांट्स की जड़ें कितनी चौड़ी हैं वो आप प्लांट को निकालो बता। देखो बिना प्लांट को कट नहीं करना, प्लांट पूरा निकाल के आपके सामने रख दिया गया, जड़ सहित निकाल के सामने रख दिया गया। अब जो कैरेक्टर आपको दिख रहे हो सारे के सारे क्या हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। तो चाहे वो उसकी लीफ का कलर हो, चाहे वो उसकी लीफ का साइज़ हो, चाहे वो उसकी लीफ का शेप हो, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में। एक प्लांट के पास ऐसे कितने फीचर होंगे सर, पता नहीं, गिनती भी नहीं है। उसके लीफ का रंग रूप, कलर, स्टेम का रंग रूप जो भी आएगा, कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। यहाँ पर किया क्या लीनियस ने क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने, फॉर क्लासिफिकेशन इन्होंने सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं लिए। ये खुद मेंशन एनसीईआरटी मेंशन करती है, इन्होंने फ्यू मॉर्फोलॉजिकल यानी कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ किए फॉर क्लासिफिकेशन। अब वो कैरेक्टर कौन से थे जरा ये भी जान लेते हैं। भाई वो जो कैरेक्टर इन्होंने यूज़ किए थे फॉर क्लासिफिकेशन वो थे बेसिकली एंड्रोशियम, जो मेनली है बट ओनली नहीं है, एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर एंड नंबर। अब ये एंड्रोशियम क्या होता है, देखो जो इनका क्लासिफिकेशन था, आप ये समझ जाइए, इनका क्लासिफिकेशन नॉर्मली उन प्लांट्स के लिए था जिनमें फ्लावर आते हैं। ये उन प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे थे जिनमें फ्लावर्स कभी नहीं आते। जी हाँ, 2 तरह के प्लांट्स होते दुनिया में, एक प्लांट जिनके पास फ्लावर आते हैं और एक जिनके पास फ्लावर नहीं आते। सो 2 कैटेगरी है।
लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मेनली किसके लिए था? मेनली फॉर फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट की में जो है वो सेक्सुअल पार्ट पाए जाते हैं, एक मेल सेक्सुअल पार्ट और एक फीमेल सेक्सुअल पार्ट। मेल पार्ट को नाम दिया जाता है एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट को बुलाते हैं गायनोशियम। इन्होंने किसको यूज़ किया? एंड्रोशियम। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो फ्लावर में जो एंड्रोशियम है बेसिकली ये मेल सेक्सुअल पार्ट होता है, और फ्लावर में मेल सेक्सुअल पार्ट को आई थिंक आप लोग स्टेमन के नाम से जानते हो। हाँ के ना, पढ़ा ना स्टेमन? ओके। अब यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन ना स्टेमन के नंबर पे, इनका ना तो प्लांट्स के लीफ पे, ना उसके रूट्स पे, ना उसके स्टेम पे। इनका जो मेन क्लासिफिकेशन है दैट वाज ऑन स्टेमन नंबर। कैसे? मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, ये एक दूसरा प्लांट है और इनका ये फ्लावर है, ये तीसरा प्लांट, ये भी इनका फ्लावर, चौथा प्लांट, मतलब 4 हमारे सामने अलग अलग प्लांट रखे हुए हैं। अब मान के चल लीजिए कि किसी एक प्लांट के अंदर ये रहा स्टेमन, इसके पास एक स्टेमन है, इसके पास मान लीजिए 2 स्टेमन है, इसके पास मान लीजिए 1 स्टेमन है, इसके पास मान लीजिए 2 स्टेमन है। तो कायदे से देखोगे तो यहाँ पे जो 4 प्लांट मिल रहे, 4 फ्लावर ए बी सी डी, चारों अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इनका क्या कहना था कि जिन प्लांट्स के फ्लावर में एक जैसे नंबर है स्टेमन के, उनका एक ग्रुप बना दो। जैसे मुझे ए और सी में दोनों में एक ही स्टेमन दिख रहा है एक फ्लावर के अंदर, तो कायदे से क्या किया जाएगा? ए और सी का एक ग्रुप बनाया जाएगा। कितने वालों का? सिंगल स्टेमन वाला। जबकि बी और डी, इन दोनों में दो है स्टेमन के नंबर, तो बी और डी का दूसरा बनाया जाएगा। इसमें कितने? 2 स्टेमन के नंबर। अब अगर मान लीजिए कोई 3 वाला भी है, उसका भी ग्रुप बनाया जाएगा, 4 वाला भी है, उसका भी। अब आपके सामने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं सब में किसका फ़र्क है? स्टेमन के नंबर का फ़र्क है। अब यहाँ पे स्टेमन के नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन करने बैठे, मान लीजिए आपको 10 ग्रुप बना दिए अपने प्लांट के। अब यहाँ पे एक दिक्कत आई, सुनो दिक्कत क्या। मान लो ये हो गया मैंगो का फ्लावर, ये भी हो गया मैंगो का फ्लावर, ये हो गया गुआवा का फ्लावर, ये हो गया मैंगो का फ्लावर। ठीक है, सुनना। अब आपने किया क्या है? आपने किया ये है, जब आपने ए और सी को एक ग्रुप में रखा तो ए वाला प्लांट कौन सा है? मैंगो का। सी वाला प्लांट कौन सा है? गुआवा का। तो आपने गलती कर दी। जो प्लांट काफ़ी क्लोजली आपस में मैच कर रहे हैं आपने उनको सेम ग्रुप में रख दिया। सॉरी, जो मैच नहीं कर रहे उनको आपने सेम। गुआवा और मैंगो का क्या कनेक्शन है भाई? जिन प्लांट्स में कोई कनेक्शन नहीं होता ऐसे प्लांट्स को बायोलॉजी में क्या बुलाते हैं? इनको बुलाते हैं अनरिलेटेड प्लांट्स। इनमें कोई रिलेशन थोड़ी है मैंगो गुआवा। आपने इन दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया जो किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता। अगला है बी और डी। बी और डी हमारा मैंगो एंड, चलो ये तो ओके है। अच्छा, एक दिक्कत हमें लग रही है कि सर मैंगो तो हमारा ये वाला भी प्लांट है, हमने कितनी अजीब बात कर दी, जो 2 मेंबर जो एक जैसे हैं हमने उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया, और जो 2 मेंबर एक जैसे नहीं हैं उनको हमने सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2 दिक्कतें सामने आई। पहला, जो प्लांट्स काफ़ी क्लोजली रिलेट करते हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया। मतलब इसके ड्रॉबैक क्या होंगे? He put closely related plants into different group। और दूसरा क्या आएगा? He put unrelated plants in same group। इन 2 प्रॉब्लम की वजह से, मतलब ये कोई बड़ी नहीं है, इससे बड़ी प्रॉब्लम इनकी एक और थी, ये तो और बड़ी दिक्कत थी। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम दे गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ वेजिटेटिव एंड
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। समझो भाई कहानी क्या है, अपने आप में मिस्ट्री है। तो कहते हैं कि शुरू के 2 पॉइंट से दिक्कत थी, इतनी नहीं थी लोगों को, लोग ठीक है यार कोई बात नहीं, स्टेमन के नंबर पे लिए चल जाए। लेकिन इस तीसरे पॉइंट से इनको इतनी दिक्कत थी लोगों ने कहा हम तो पढ़ेंगे नहीं इसका सिस्टम। क्यों नहीं पढ़ेंगे? एक प्लांट के अंदर 2 तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, और एक प्लांट जिसका जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये क्या होता है? फ्लावर के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। क्योंकि फ्लावर किसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में। फ्लावर का चाहे वो रंग हो, चाहे वो फ्लावर का शेप हो, फ्लावर के अंदर गैमेट्स की जो क्वालिटी हो, वो सारी चीज़ें। वेजिटेटिव क्या होता है? फ्लावर को छोड़ के बॉडी के सारे जो कैरेक्टर्स हो किस में आते हैं? वेजिटेटिव, जो कि लीफ का कैरेक्टर हो सकता है, स्टेम का कैरेक्टर हो सकता है, रूट्स का कैरेक्टर हो सकता है। ये सारा क्या हो गया? वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके घर में गमला है, उसको रेगिस्तान में लेकर जाओगे, पानी की सख्त कमी है, सो प्लांट में सबसे पहला जो चेंज आएगा उसके फ्लावर में आएगा या इसके लीफ रूट स्टेम में आएगा? लीफ रूट स्टेम में आएगा। बिना पानी के इसको कोई इतना इशू नहीं है। ऐसा थोड़ी पानी नहीं दोगे तो इसके जो पॉलन गेन है उसके गैमेट मर जाएंगे। क्या तू मत दे, रहने दे, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं अपना ठीक कर लूँगा। आप पानी नहीं दोगे, क्या गैमेट से क्वालिटी चेंज हो जाएगी? फर्क ही नहीं पड़ना भाई। लेकिन लीफ की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, लीफ मुरझा जाएगी, लीफ का क्लोरोफिल चला जाएगा, पता नहीं 10 चीज़ें और हो जाएंगी। यानी नेचर जब भी प्लांट को इफेक्ट करना चाहे तो कौन सा कैरेक्टर पहले इफेक्ट हो सकता है? वेजिटेटिव वाला, जनरेटिव वाला। आप कहीं पर पानी ज़्यादा कर दीजिए, प्लांट मर भी जाएगा ना तो भी उसके फ्लावर के अंदर की क्वालिटीज़ वही नहीं, वो क्वालिटीज़ नहीं करेंगे। फ्लावर पिंक था तो फ्लावर पिंक रहा, मुरझाने के बाद क्या रहेगा? वो पिंक रहेगा। गिरने का जो क्या रहता है? वो पिंक रहता है। क्वालिटी चेंज। जो पॉलन गेन की उसकी क्वालिटीज़ होंगी, जो डीएनए पॉलन गेन में होगा वो डीएनए एग्जैक्टली उसके बाद भी सेम रहेगा। तो फ्लावर के कैरेक्टर इजीली चेंज नहीं होते, लेकिन स्टेम रूट्स के तो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। यानी हम जानते हैं ऑन रियलिटी, रियलिटी क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय नेचर वेरी इजली। यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम दोनों की वैल्यू बराबर है। नेचर दोनों पे सेम इम्पैक्ट डाल सकता है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? रेगिस्तान में लेके जा रहे हैं, फ्लावर से पहले लीफ मुरझा गई है, आपने ऐसे कैसे बोले दोनों में सेम ऐसा रोल है? भाई दोनों का रोल अलग है, इसका रोल अलग है, उसका रोल अलग है। तो यहाँ पर जो तीसरा ड्रॉबैक था वो क्या था? दे गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जबकि इंपॉर्टेंस हम इक्वल नहीं दे सकते। इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल पार्ट का यूज़ किया गया था फॉर क्लासिफिकेशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इकलौता यही पार्ट यूज़ हुआ था एंड्रोशियम के अलावा और भी प्लांट्स के हैबिटेट रंग रूप भी इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी भी था प्लांट्स की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट लीनियस एंड एरिस्टोटल। आपके एनसीईआरटी में देख लेना, शायद लीनियस हो सकता है मेरे हिसाब से, वैसे पहले एरिस्टोटल भी लिखा था, दोनों लिखे थे। जो होगा आप एनसीईआरटी वाला याद कर लेना, ठीक है। बट दूसरा भी मत भूलना, दूसरा भी याद करके चलना, एग्जाम में दोनों आ जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन दोनों वाला होता है। फिर मैंने बताया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में किया गया था फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब सारे कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं किया गया था फॉर क्लासिफिकेशन, कुछ ही कैरेक्टर को यूज़ किया गया था। एक बात मैं बता देता हूँ, कभी भी क्लासिफिकेशन में अगर आप कुछ ही कैरेक्टर का इस्तेमाल करोगे, आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम ख़राब बनेगा, मतलब बनेगा। आप किसी भी इंसान को जज करोगे 2-4 पॉइंट्स के बेस पे, ये खराब क्लासिफिकेशन नहीं है। उस इंसान के सारे पॉइंट्स को जानो, फिर बताओ कि वो सही है गलत है। 2-4 पॉइंट्स को जान के आप उस इंसान के बारे में जज नहीं कर सकते। सेम प्लांट्स में भी आता है, आप किसी भी क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के 3 या 4 पॉइंट के बेस पे क्लासिफिकेशन करोगे, डेटा ही आपका इनकरेक्ट है, दिक्कत तो फिर आनी है। फिर हमारा आता है, मैंने बोला कि प्लांट्स में क्या किया गया, जो स्टेमन के नंबर थे उनके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। जिनके पास सेम नंबर के स्टेमन थे उन्हें एक ग्रुप में रखा गया, जिनके पास सेम थे उनको एक ग्रुप में। इसमें 2-3 दिक्कतें सामने आई।
पहली दिक्कत, जो प्लांट एक जैसे थे उन्हें अलग ग्रुप में रख दिया गया, पहली दिक्कत थी। दूसरा, जो अलग थे उन्हें सेम ग्रुप में रख दिया गया। एंड तीसरा, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को सेम इंपॉर्टेंस दी गई, जो किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। जब इतना कुछ हुआ तब क्लासिफिकेशन में चेंज आया। मैंने हमेशा बोला है, जब भी कुछ गलत आता है, गलत बोलने वाले से दुनिया के सवाल पूछते तो सही बता सही क्या है। अब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको मालूम पड़ जाएगा। जब जब किसी ने किसी थ्योरी को गलत साबित किया तो लोगों ने सवाल किया, तो सही तू बता फिर क्या है, और अगर तो सही नहीं बता रहा तो हम तेरी क्यों माने गलत है। तो ये चीज़ पैरेलली आती है। तो अब जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, उस सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है लक्ष्य? बेंथम एंड हुकर। थोड़ा सा तरीके वाला काम किया उन्होंने कहा अब की बार ना एक नेचुरल एफिनिटीज होता है किसी भी प्लांट के अंदर। नेचुरल जो कैरेक्टर्स आए नेचर से, हम सारे कैरेक्टर लेंगे, सारे लेंगे, सिर्फ बाहरी कैरेक्टर नहीं, अंदर के कैरेक्टर भी काउंट करेंगे। जैसे तो जो किसी इंसान को जज करना हो तो आप उसकी आइडेंटिटी है जो दुनिया के सामने है, और एक जो उसकी घर के अंदर है। अगर आप उसको बेटर जज करना चाहते हो तो उसकी दोनों आइडेंटिटी देखो, घर की भी और बाहर के भी, आप उसको बेटर जज कर पाओगे किस तरह का इंसान है। एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने कुछ नेचुरल एफिनिटीज ली। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरल में पाई जाती है कौन कौन सी, इन्होंने यहाँ पर नो डाउट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए। अच्छा, एक काम जो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, फ्यू वाला काम बिल्कुल नहीं किया, इन्होंने लिए तो सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर काउंट किए, सिर्फ लीफ का या किसी एक का पार्ट छोड़ के नहीं रखा। दूसरा, एनाटमी। एनाटमी जानते हो क्या होता है? किसी की भी बॉडी के अंदर क्या है उसकी स्टडी करने को एनाटमी कहते हैं। कई बार सुना होगा एमबीबीएस के बच्चे कहते हैं कि वो ह्यूमन एनाटमी स्टडी कर रहे हैं। तो ह्यूमन एनाटमी वो स्किन नहीं, चमड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, स्किन तो बाहर से दिख जाती है ना, वो अंदर के ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं कि आपका स्टमक, आपका लिवर, आपकी किडनी, ये क्या है। तो जब इसके बारे में पढ़ोगे तो क्या हो गया, ये ह्यूमन एनाटमी हो गई। तो एनाटमी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो एक मॉर्फोलॉजिकल एनाटमी। फिर आएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा का मतलब होता है डिटेल्ड स्ट्रक्चर। डिटेल्स मतलब जैसे मान के चलो मैं आपके सामने एक सेल लिखता हूँ, मैंने सेल आपके सामने बनाया, और मान लीजिए एक सेल मैंने बनाया आपके सामने ये रहा, जिसमें आपको ज़्यादा डिटेलिंग देखने को मिल रही है ना। तो जिसमें कम जूम होगा उसमें कम डिटेलिंग मिलेंगे, जब ज़्यादा जूम होगा तो ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर से आप हर एक सेल की ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो अल्ट्रा मतलब क्या हो गया? डिटेल स्ट्रक्चर, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसमें आ रही हो। फिर इसमें आती है बायोकेमिस्ट्री, मतलब हम जितने भी मॉलिक्यूल जो हमारे लिविंग सेल में पाए जा रहे हैं, हम उन केमिकल्स की भी स्टडी करें, वो केमिकल्स कैसे हैं। इतना ही नहीं, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी को भी काउंट किया गया। एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब उस प्लांट के एम्ब्रियो की भी स्टडी करी चाहिए, इसके एम्ब्रियो भी किस तरह के हैं। जब इतने सारे आप पॉइंट्स लोगे तो क्या सवाल बनता है कि आप एक गलत क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दो? नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम छुपे होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? क्रिप्टोग्राम। अब किन प्लांट्स के छुपे होते हैं ज़रा देखना। मैं अगर इसमें ग्रुप लिखूं तो क्रिप्टोग्राम में हमें 3 ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक प्लांट का नाम है एल्गी, एक का नाम है ब्रायोफाइट्स, और एक का नाम है टेरिडोफाइट्स। मतलब ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिनके सेक्स ऑर्गन यानी मेल फीमेल पार्ट बाहर से नहीं दिखेंगे आपको, अंदर कहीं छुपा के रखते हैं। अब फेनेरो मीन्स क्या होता है? यहाँ पे फेनेरो मीन्स होता है, अब फेनेरोगैम में 2 चीज़ आएंगी। फेनेरोगैम में एक ग्रुप आएगा जिम्नोस्पर्म और दूसरा ग्रुप आएगा एंजियोस्पर्म। कौन कौन से आएंगे? जिम्नो और एंजियो। अब भाई देखो, इसको ना बुक वाले बहुत बहुत अलग तरीके से अपने बुक में मेंशन करते हैं, जैसा भी दिखाया गया था ना सामने।
अब आप जानते हो कि जब आप इसको पढ़ते हो एंजियोस्पर्म को, तो इसके भी दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक है मोनोकॉटिलेडनस और एक है डाइकॉटी। वो आगे पढ़ा दूंगा आपको मैं क्या होते हैं। अभी आप याद रखो प्लांट किंगडम को दो ग्रुप बांटा गया है, वन इज कॉल्ड फेनोरोगैम, सॉरी क्रिप्टोगैम, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज फेनोरोगैम। क्रिप्टोगैम वो होते हैं, क्रिप्टो मीन्स हिडन, सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, सुना होगा बिटकॉइन वगैरह, ये करेंसी एग्जिस्ट थोड़ी करती है। रुपया एग्जिस्ट करता है, रुपया आपके हाथ में ऐसे आ सकता है, बिटकॉइन थोड़ी आपके हाथ में आएगा। बिटकॉइन तो डिजिटल एक, आप किसी ने दिमाग में, डिजिटल एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास है ही नहीं। करेंसी कहाँ है, सिर्फ दिमाग में है। लेट सपोज करेंसी है, बस हम उसी पे खेल रहे हैं लोग, और करेंसी है नहीं दुनिया में कोई ऐसी, तभी नाम क्या है, क्रिप्टो हिडन करेंसी। सो क्रिप्टोगैम यानी जिनके ऑर्गन के यहाँ सेक्स ऑर्गन छुपे हैं, कौन कौन से हैं वो, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं और टेरिडोफाइट्स हैं। सो ये इनके एक बेसिक सा बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन, वरना करने को इसके और भी तरीके हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन से आप प्लांट को और भी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, आगे बात कर लेंगे इसके बारे में भी। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बाद एक क्लासिफिकेशन सिस्टम और आ गया, वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये क्या सिस्टम है भाई, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। नाम और भी हचिंसन, तख्ताजान, और भी नाम है, दो नाम है देखो, एंगलर एंड प्रेंटल। इन्होंने क्या किया, अच्छा मार्केट में अगर मान लीजिए आज के टाइम पर आईफोन 17 आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 18 नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर, 18 तब भी आएगा चाहे जितना बेस्ट बना दे। तो मार्केट में कोई चीज़ अगर सही भी निकल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वहाँ पे कहानी रुक जाती है, लोग आएंगे उससे भी एक चीज़ और बेहतर देके जाएंगे। बट अगले आने का मतलब ये नहीं कि पिछली वाली ख़राब थी, हर बार ऐसा भी नहीं होता। हम मानते हैं कि नेचुरल से आंसर में मिल जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें में हमारी सॉल्व हो जाती हैं, बट स्टिल हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए ताकि हमें कुछ और भी बढ़िया मिल जाए। तो अगला हमारा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था फाइलोजेनी वर्ड एवोल्यूशन के लिए आता है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए हमारे लिए फॉसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, फॉसिल याद है ना, कि फिर किसी भी डेड बॉडी के जो रिमेन रह जाते हैं, किसी बॉडी का जो पार्ट इस धरती पर रह गया है, ख़त्म नहीं हुआ, हम क्या बुलाते हैं, फॉसिल। डायनासोर दुनिया चले गए, उनकी हड्डियाँ अगर आज भी हैं तो वो क्या है, वो फॉसिल के लिए मानी जाएंगी। तो जो आज से आने वाले कुछ सालों में इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाए, इंसान रहे ही नहीं दुनिया में, और आज से 10,000 साल बाद, 1 करोड़ साल बाद धरती पे कोई दूसरा ह्यूमन, कोई दूसरा लिविंग बींग आता है, और वो कहते हैं कि इंसान यहाँ पर रहे थे। और वो कैसे पता करता है, हमारे शरीर के कुछ अंश वहाँ पे रह गए जो कभी कभी डिग्रेड नहीं हुए या डिकम्पोज नहीं हुए, और वो कह रहे हैं ये इंसानों के फॉसिल है। तो वो हम तो नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी का पार्ट तो है ना वहाँ, तो इसको क्या बुला देंगे, फॉसिल। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया, मान लीजिए प्लांट ए और प्लांट बी और प्लांट सी। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कहता है कि जो प्लांट्स एवोल्यूशन के हिसाब से कनेक्टेड हैं, जो जैसे मान लीजिए ए बी और सी, मानते हैं कि समय में पहले ए बना होगा नंबर 1 पे, फिर उसके बाद समय में बी सी बना होगा, फिर लास्ट में 3 बना होगा। तो अगर हम प्लांट्स को उनके एवोल्यूशनरी ऑर्डर से अरेंज कर दें, इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इससे क्या मालूम पड़ेगा आपको, इससे ये मालूम पड़ेगा कि दुनिया का कौन सा प्लांट पहले बना और कौन सा बाद में बना। अगर मैं इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो कर लूँ तो दुनिया में 5 प्लांट के ग्रुप बनाए गए, जिसमें से पहला प्लांट के ग्रुप का नाम है एल्गी, यानी धरती पहले कौन है, एल्गी है। फिर हमने दूसरा ग्रुप का जो नाम लिखा इसके बाद, वो लिखा ब्रायोफाइट, यानी इसके बाद कौन है, ब्रायोफाइट। उसके बाद कौन है, टेरिडोफाइट। उसके बाद कौन है, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद कौन है, एंजियोस्पर्म। अब आप ये मान लीजिए, अगर ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं होता ना, आपको आज ये तो पता होता कि सर 5 ग्रुप है प्लांट के, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कौन सा प्लांट पहले आया कौन सा बाद में आया। ये जो आपको एवोल्यूशन का जो ऑर्डर पता है, किसकी वजह से, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमेशा हम एल्गी पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि धरती पे पहले कौन प्रकट हुए, एल्गी ही है। सबसे लास्ट पे एंजियो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में बने। जो सबसे पहले आए होते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है, उन्हें प्रिमिटिव बोलते हैं।
और जो बिल्कुल लेटेस्ट आया होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बिल्कुल एडवांस बुलाते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एडवांस प्लांट किसे बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को, और प्रिमिटिव प्लांट किसे बोलते हैं हम लोग, एल्गी को। तो ये हमारे प्रिमिटिव है। और हाँ, यहाँ से हम इनको बेसिकली खासकर इन दोनों को हम हाइयर प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइयर प्लांट्स, जिसमें हाइयर प्लांट में मेनली जिम्नो एनजीओ आता है, बट समटाइम हम टेडो भी रह सकते हैं, हालांकि टेडो बहुत ही कम रेयरेस्ट केस में आता है, बट फिर भी। और ये वाले प्लांट्स हमारे क्या आते हैं, लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स मतलब प्लांट की कैटेगरी में जो नीचे आएंगे वो लोअर, और प्लांट की कैटेगरी जो ऊपर आएंगे वो हमारे हाइयर। यहाँ पे हाइट का रेफरेंस नहीं है, हाइट का एक साइड वे है, इनका मेन रेफरेंस है अरेंजमेंट को लेकर। जैसे एक लाइन है, तो लाइन के अंदर मैं क्या, जो बिल्कुल नीचे वाले वो लोअर कहलाएंगे, ऊपर वाले अपर कहलाएंगे। क्या मैंने हाइट का यहाँ पे लॉजिक लिया, मैंने इनके अरेंजमेंट का ऑर्डर लिया। तो जनरली हाई के अंदर जिम्नो एनजीओ मेनली काउंट किए जाते हैं, बट समटाइम टेरेडो को भी इंक्लूड किया जाता है, बट वो बहुत ही कम केस में होता है। अदरवाइज आप जिम्नो एनजीओ को मेन क्या लेके चलोगे, आप हाइयर प्लांट में लेके चलोगे। मैंने आपको बताया था माइकोराइजा वाला केस में कि वो फंगस जो बड़े बड़े प्लांट्स यानी हाइयर प्लांट्स की जड़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, उस कनेक्शन को क्या बुलाते हैं, माइकोराइजा। वो मैं बेसिकली जिम्नो और एनजीओ की बात कर रहा था। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रयत्न किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना ठीक है, लेकिन किसी बेस पे क्लासिफिकेशन करोगे, थोड़ी रैंडमली जो मना है उसके बेस पे कर दिया। एक तरीका होता है, मान लीजिए आपके सामने ये एक प्लांट है, ये एक दूसरा प्लांट है, और ये एक तीसरा प्लांट है। आप कहते हो सर इस प्लांट में कोई ए नाम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ऐसा ही मॉलिक्यूल इस तीसरे प्लांट के पास भी मौजूद है, लेकिन सर इसके पास कुछ अलग तरह का केमिकल है। तो जिन प्लांट्स के पास सेम तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं उन्हें हम सेम ग्रुप में रखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है, केमिकल कंपोनेंट्स के बेस पे हुआ। ये ए भी मैंने क्या बताया भाई, क्या पता 10 तरह के प्लांट हो, जिसमें से 5 तरह के प्लांट के पास क्लोरोफिल ए जो है वो एक जैसा फंक्शन कर रहा है, एक जैसा दिख रहा है। बाकी 5 प्लांट के पास क्लोरोफिल ए है, लेकिन उनका क्लोरोफिल थोड़ा सा अलग है इन 5 से। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। क्या पता इस प्लांट के पास कोई प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है प्लांट के रेस्पिरेशन में, वही प्रोटीन इस प्लांट के पास है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो गया, तो उस प्रोटीन के लिहाज से ये अलग ग्रुप में आएगा और ये अलग ग्रुप में आएगा। मतलब कोई भी केमिकल के बेस पे आप जो क्लासिफिकेशन करोगे उसे क्या बुलाएंगे, कीमो टैक्सोनॉमी। वहीं पर आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सबसे बेस्ट, मतलब मैं पर्सनली इसको ज़्यादा फेवर करता हूँ। अगर आपको विराट कोहली को ढूंढना हो पूरे क्रिकेट ग्राउंड में, छोटा सा दिखता है ये वैसी हाइट्स में, क्योंकि जब दूर से देखते हैं तो इंसान छोटे दिखते हैं। अब विराट कोहली को आप कैसे ढूंढोगे, बाय फेस ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो उसके टी शर्ट का नंबर है 18 नंबर। अब 18 नंबर ढूंढना बड़ा आसान है। सोचो आपके यार दोस्त गए हैं किसी कुंभ के मेले में गए, अब आपको उन्हें ढूंढना है, तो अब आप उनको बाय फेस ढूंढ, तो कितने सारे फेस है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उनकी बॉडी पे आप एक नंबर लिख दोगे तो नंबर को स्पॉट करना ज़्यादा ईजी एज़ कम्पेयर टू फेस के मुकाबले। तो नंबर से क्लासिफिकेशन ईजी हो जाता है। सोचो एक स्कूल के अंदर हर क्लास के बच्चे हैं, अब अगर उन बच्चे को हम अलग अलग से बिखेर दो और हम बोलते हैं कि आप उनको अलग करो, कि क्लास 1 के बच्चे अलग करो क्लास 2 के, बड़ा मुश्किल है। पूछना पड़ेगा बेटा कौन सी क्लास में हो, है ना, फर्स्ट सेकंड। इसी में अगर आप एक काम करो, हर बच्चे को एक टी शर्ट पहनाओ जिसमें उनकी क्लास का नंबर लिखा हो, लाइक क्लास 1, क्लास, तो सबकी टी शर्ट 1 1 1 2 2, तो कितना आसान है, 1 इधर 2 इधर, हाँ या ना। यानी नंबर से क्लासिफिकेशन ईजी हो जाती है। इस क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जो प्लांट्स के कैरेक्टर होते हैं उन प्लांट्स के कैरेक्टर को हम एक नंबर दे देते हैं, नंबर या एक कोड दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्लांट है, प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन है, मैंने कोड दे दिया 01। मान लीजिए लीफ का साइज़ बड़ा है, लीफ के साइज़ के लिए आ गया 04, मैंने हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर दे दिया। स्टेम इतना चौड़ा है उसके लिए 07 आ गया, ऐसे कोड कर दिए। मैंने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर मैंने लिखा प्लांट ए की ये इन्फॉर्मेशन है, 01 02 04 05 ऐसे करते मैंने कोड शीट कर दिया। ऐसे में हर प्लांट के इसमें कोड डाल दूँ तो पता है लैपटॉप एंड में क्या करेगा, अपने आप जिन प्लांट्स के कोड सेम होंगे उनको सेम ग्रुप में अपने आप डाल देगा। हमारा फ़ोन क्या करता है, हमारे फ़ोन में तरह तरह की फ़ोटोज़ हैं, जो फ़ोटो सेम डेट में ली गई है उनको अलग कर देता है, जो अलग डेट में ली गई है उनको अलग कर देता है। ऐसा होता है ना, सेम यहाँ पर भी है। आपके फ़ोन में क्लासिफिकेशन
कैसे कर रहा है वो? नंबर के बेस पे कर रहा है। आपको पता है हर एक फ़ोटो जो क्लिक होती है उसका एक अलग कोड होता है, मालूम है? आपके फ़ोन में हर एक मैसेज या हर जो एक इमेज बनती है उसका एक अलग कोड होता है। कंप्यूटर वहाँ पे क्या कर रहा है, जो सेम डे पे आपने फ़ोटो क्लिक करी है उनके सबके सेम कोड होंगे, एंड का 1 डिजिट फ़र्क होगा। तो कंप्यूटर कर रहा है सेम कोड वालों को सेम में डाल दो, सेम कोड वालों को सेम में। आसान है कि नहीं क्लासिफिकेशन? अगर वही चीज़ हम देख के बताना चाहें कि सर ये सेम डे की है कि नहीं, बड़ा दिक्कत नहीं है। सर मैं इस दिन कहाँ था, अच्छा वहाँ था, है ना? लेकिन नंबर से वो चीज़ आसान है कि नहीं? तो अगर मैंने प्लांट की ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली, एक प्लांट की डाली, दूसरी प्लांट की, तीसरी प्लांट की, कंप्यूटर खुद ब खुद क्या करेगा, जिन प्लांट्स के कोड एक जैसे उनको सेम ग्रुप में डाल देगा। तो क्लासिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन होता है साइटोटेक्सोनोमी। अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम्स के नंबर, शेप और साइज के बेस पे हो। 4 प्लांट्स है, 2 प्लांट्स के पास 40 क्रोमोसोम, 2 प्लांट्स के पास 20 क्रोमोसोम। 40 वालों का ग्रुप अलग कर देंगे, 20 वालों को अलग कर देंगे। मान लीजिए चारों में 40 क्रोमोसोम है, लेकिन 2 क्रोमोसोम के शेप अलग हैं, 2 प्लांट के 2 क्रोमोसोम के शेप अलग है, तो इनका ग्रुप फिर से क्या हो जाएगा, अलग। इस बार नंबर सेम थे,